नमस्कार, एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अमृत तिवारी। भोपाल पुलिस के रोज नामचे में इन दिनों एक अलग ही गुल खिला है। अपराध की दुनिया में नारी शक्ति ने न केवल दस्तक दी है बल्कि बाकायदा 5 बरस कर पुलिस की नींद हराम कर दी है। कभी मंगलसूत्र, कभी मंगल भावना और कभी मंगल गान, सब कुछ चुरा ले जाने का हुनर इन महिलाओं ने ऐसा सीखा है कि पुलिस अब मंगल को ही अनहोनी मान बैठी। देखिए रिपोर्ट। भोपाल के कई थानों में महिला अपराधियों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। तकरीबन 100 से ज्यादा महिला अपराधियों ने पिछले कुछ अरसे में बड़ी वारदातों को अंजाम दिया है और इन थानों का ज्यादातर स्टाफ जो है न सिर्फ इन महिला अपराधियों की धरपकड़ में लगा है बल्कि इनके मामलों की विवेचना में लगा हुआ है। भोपाल पुलिस का रोजनामचा अब अपराध के साहित्य का एक ऐसा ग्रंथ बन चुका है जिसमें हर तीसरे पन्ने पर एक महिला नायिका है। नायिका इसलिए क्योंकि उसने समाज की सीमाएं नहीं, थानों की हदें पार की हैं। रजिया उर्फ रज्जो, 19 मामले इनके नाम पर दर्ज हैं। थाने इतने कि गिनाने बैठे तो थानेदार भी हिसाब भूल जाए। ऐशबाग से लेकर इंदौर के सराफा तक ऐसा लगता है मानो रज्जो ने थानों को अपना टूरिस्ट प्लेस बना लिया हो। बुरका गैंग की अगुवाई करती हैं। चोरी ऐसी की दुकान का सीसीटीवी भी झेप जाए। वही फिजा पुलिस ने जिन महिलाओं को पकड़ा, अंजलि, नगमा, ज्योति, मधु, उन्हें देखकर कोई नहीं कह सकता वो शादी में आई हैं या शगुन चुराने। मंगलसूत्र, अंगूठी, चेन सब कुछ लेकर ये महिलाएं ऐसे निकल जाती थी जैसे समाज से भरोसा उठ गया हो। बताया जा रहा है कि ओडिशा में लूट सहित 40 से अधिक वारदातों को अंजाम दे चुकी हैं। मार्च में नगमा और रशीदा ने गांजा स्मैक का धंधा छोड़ा और सीधे कंगन उड़ाओ अभियान में लग गईं। न्यू मार्केट में ऐसी सफाई से हाथ मारा कि दुकानदार को समझ ही नहीं आया क्या उड़ गया, कंगन या उसकी किस्मत। अब सुनिए सौम्या और मोनिका की गाथा, 2 सगी बहनें हनी ट्रैप की विशेषज्ञ। एक युवक की पत्नी खुद थाने पहुंची, औरतें थीं पर आफत बन गई थीं। 27 लाख रुपए ऐंठ लिए जनाब से। पुलिस जो अक्सर ट्रैफिक वाले रंगीन डंडे लिए सड़कों पर दिखाई देती है, अब अपराधियों को ढूंढने में उतनी सक्रिय है जितनी गर्मियों में लोग पंखे की हवा ढूंढते हैं। ऐसे महिलाओं के नाम उसमें सामने आए हैं जो ऐसे अपराधों को खासतौर पे चोरी की वारदातों में, खासतौर पे जुलूस और इस तरह के जो सामाजिक समारोह होते हैं उनमें जा कर के वारदात करने की कुछ घटनाएं हुई हैं। लेकिन पुलिस इस मामले को लेकर के सख्त है और इन अपराधियों को पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस के माथे पर चिंता की सिलवटें हैं और पीछे समाज शास्त्री खड़े हैं जो कह रहे हैं समाज का आईना दिखाइए पर ध्यान रहे कि शीशा न टूटे। अपराध घटित करने में भी उनकी समाज में भागीदारी है और कई महिलाएं सक्रिय अपराधी हैं, जघन्य अपराधी हैं और कई अवैध व्यवसाय चलाती हैं, खासतौर से ड्रग्स से संबंधित। पुलिस को भी थोड़ा सा जिस तरह समाज में परिवर्तन आया, अपनी कार्रवाई में, अपनी मानसिकता में और अपनी रणनीति में परिवर्तन लाना होगा। बीते साल के अंदर पुलिस की क्राइम ब्रांच ने ही 90 से अधिक महिला अपराधियों को गिरफ्तार किया है। ऐशबाग, तलैया, टीला जमालपुरा, हनुमानगंज, छोला थाना, गौतम नगर, जहांगीराबाद, निशातपुरा के रोज नामचे में महिला अपराधियों का दबदबा है। महिला अपराधों के मामले में सबसे ज्यादा भोपाल के पुराने शहर की महिला अपराधी रहीं। भोपाल पुलिस की गुंडा लिस्ट में भी महिला बदमाशों का रुतबा बढ़ने लगा है। शहर के अलग अलग थानों में साल भर में 200 से ज्यादा महिला अपराधियों के नाम रोजनामचे में दर्ज हुए हैं। अब सिर्फ पुलिस ही नहीं, अदालत भी इनके नाम से परेशान है। वकील भी मानते हैं मामला बंदा परमेश्वर का नहीं, बंदी बदमाश का हो गया है। महानगरी कल्चर यहाँ भी व्याप्त हो रहा है। ऐसी स्थिति में महिलाएं अपराधों में लिप्त हो रही हैं और उन पर भी महानगरी संस्कृति का और आधुनिक जीवन शैली का असर हो रहा है। इससे वो अपराधों में ज़्यादा इन्वॉल्व हो रही हैं। ज़्यादातर जो महिलाएं हैं जो अकेली रहती हैं, आती हैं और गलत संगति में पड़ जाती हैं, तो ये हर प्रकार के अपराध जैसे 420 या एक संगठित उसमें भी शामिल हो जाती हैं। कभी किसी प्रेमिका या उनसे इन्वॉल्व होके ये शारीरिक अपराध जो किए जाते हैं व्यक्ति के प्रति, उसमें भी लिप्त है। तो जनाब तस्वीर बदल रही है। अब न सिर्फ अपराध की दुनिया में महिलाएं कदम से कदम मिला रही हैं बल्कि थानों के रोजनामचे में भी उनका नाम बराबरी से चमक रहा है।
अभी तक भोपाल पुलिस कुख्यात बदमाशों से परेशान रहा करती थी और कई बड़े गैंगों से परेशान रहा करती थी, लेकिन जिस तरीके से पिछले कुछ अरसे में महिलाओं के द्वारा अपराध करने के मामले, संगीन मामले सामने आए हैं, उसने पुलिस की नाक में दम कर दिया है। पुलिस के आला अधिकारियों को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर इन महिला अपराधियों पर कैसे लगाम लगाई जा सके, क्योंकि इनमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये संगठित होकर अपराध की वारदात को अंजाम दे रहे हैं और इनकी अपराध की मोडस ऑपरेंडी अलग अलग है। राजू बाथम के साथ अजय शर्मा, एनडीटीवी भोपाल। देवास में टेकरी मंदिर में पुजारी से मारपीट के मामले में विधायक गोलू शुक्ला के बेटे रुद्राक्ष ने अपने साथियों के साथ सरेंडर कर दिया है। रुद्राक्ष का नाम सुबह ही पुलिस ने अपनी एफआईआर में जोड़ा था और मंगलवार शाम होते होते रुद्राक्ष ने सरेंडर कर दिया। देखिए रिपोर्ट। अप्रैल की रात देवास में मां तुलजा भवानी मंदिर में पुजारी के बेटे से मारपीट का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। इस मामले में अब पुलिस ने विधायक गोलू शुक्ला के बेटे रुद्राक्ष शुक्ला को भी आरोपी बना लिया है। एफआईआर में आरोपियों के नाम बढ़ाए गए हैं। एमएलए के बेटे रुद्राक्ष शुक्ला का नाम शामिल किया गया। रुद्राक्ष समेत 9 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर की गई। पुलिस ने 7 में से 4 कारों को जब्त किया। शुरुआत में पुलिस ने पहली एफआईआर में जीतू रघुवंशी के खिलाफ पुजारी के बेटे के साथ गाली गलौज, मारपीट करने और धमकी देने का केस दर्ज किया था। बाद में मामला बढ़ा तो लाल बत्ती, हूटर लगी गाड़ियों का काफिला टेकरी पर जाने के मामले में वाहन चालकों और वाहन मालिकों के खिलाफ एक और केस दर्ज किया था। अब पुलिस ने दोनों एफआईआर में आरोपियों के नाम बढ़ाए हैं और रुद्राक्ष समेत 9 लोगों को आरोपी बनाया है। इसमें जो प्रकरण पंजीबद्ध हुआ था 12 तारीख को, जिसके तहत अभी 5 लोगों की इसमें गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है, जिनके अमन, लोकेश, मनीष, अनिरुद्ध और रुद्राक्ष इसमें मैं वकील के समक्ष में आए हैं। गवाह के समक्ष इसमें गिरफ्तारी सुनिश्चित कर और वैधानिक कार्रवाई की गई है। ये इसका अपडेट है। तो क्या कुछ कागजी कार्रवाई की जा रही है सर? जो मैंने बताया कि गिरफ्तारी सुनिश्चित की है, उसमें वैधानिक कार्रवाई। घटना वाले दिन के वीडियो के मुताबिक जिन 7 कारों से विधायक का बेटा रुद्राक्ष और उसके दोस्त देवास में माता की टेकरी पर गए थे, पुलिस ने उन 7 कारों में से 4 कारों को जब्त कर लिया है। जिस कार में रुद्राक्ष शुक्ला सवार था, उसके भी जल्द जब्त होने की उम्मीद जताई जा रही है। देवास से एनडीटीवी के लिए अरविंद चौकसे की रिपोर्ट। विदिशा जिले के किसान को इनकम टैक्स विभाग ने 94 करोड़ की रिकवरी का नोटिस थमा दिया। किसान ने जब पैसा नहीं भरा तो उसका खाता सील कर दिया गया। पिछले 3 सालों से किसान दफ्तरों की चक्कर काट रहा है। देखिए खास रिपोर्ट। विदिशा के रहने वाले 55 साल के हल्के राम कुशवाहा, जिनकी जिंदगी 2.5 बीघा खेत में खेती करने में और खेत में पैदा होने वाली सब्जी को ठेला लगाकर बेचने में गुजर रही थी, लेकिन 2022 में आए एक लेटर ने उनकी जिंदगी बदल दी। ये लेटर असम में इनकम टैक्स विभाग का नोटिस था, जिसमें उन्हें 94 करोड़ रुपए जमा करवाने को कहा गया था। आरोप है कि उनके अकाउंट से 8-10 साल पहले करोड़ों रुपए के लेन देन हुए थे। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां एक किसान को इनकम टैक्स ने करीब 94 करोड़ रुपए का नोटिस थमा दिया। ये नोटिस सन 2022 में दिया गया। 2022 से लेकर 2025 तक इस किसान का खाता पूरी तरह से होल्ड कर दिया। हल्के राम पर इनकम टैक्स विभाग का ये नोटिस भारी पड़ गया। 94 करोड़ तो वो चुकाने से रहे। अगर इतने रुपए होते तो 2.5 बीघा खेत में जी तोड़ मेहनत कर गुजर बसर नहीं कर रहे होते। पैसा जमा नहीं करवाया तो इनकम टैक्स विभाग ने खाता सीज करवा दिया। अकाउंट में 30,000 रुपए के आसपास पैसा था, वो भी सीज हो गया। सरकारी योजनाओं के लाभ से भी वंचित हो गए। खेती करने और परिवार को पालने के लिए साहूकार से लोन लेना पड़ गया। ये खेती करते तो फसल कितने एकड़ में खेती है? ये 2.5-3 बीघा जमीन है। 2.5-3 बीघा में खेती करते हैं यहाँ पे ना। हाथ ठेला वगैरह भी लगाते हैं क्या? सब्जी का लगाते हैं। सब्जी का लगाते हैं। हाँ, तो हमारे बाप दादा यही करते हैं। अच्छा, तो नोटिस आया तो वही द्वारा कह रहे हैं ये नोटिस। वो तो पढ़े लिखे नहीं है। पढ़े लिखे हम बिल्कुल भी नहीं है। तो हम साइन भी नहीं कर पाए ढंग से। तो अब वकील लोगों के जरिए वो कर रहे हैं। हाँ, वकील लोगों के जरिए कर रहे हैं। आप मुझे कुछ बता रहे थे कि इतने सालों से हम लोग डर रहे हैं, डर भी लग रहा है। लग रही है डर। हाँ, डर भी लग रही है। हल्के राम ही नहीं, उनका परिवार भी भारी परेशानी से गुजर रहा है। बेटा कमलेश बताता है कि नोटिस आने के बाद से गांव के लोग ताने मारते हैं। कोई जेल जाने का डर दिखाता है तो कोई शक के निगाहों से देखता है। सन 2021-22-23 में नोटिस आया, एक पिताजी को दिया, जो इंग्लिश में पूरा आया था भोपाल की इनकम टैक्स ऑफिस से। उन्होंने पूरा देखवाया, हिंदी में डबिंग करवाई,
उसमें देखा तो उसमें 94 करोड़ 15-16 का बता रहा है, किसी ने केस जमा करा है अकाउंट से या पैन कार्ड पे शो करा है, उसमें दिखाया गया। इससे हम देख के नहीं दंग रह गए, पिताजी का बीपी, मम्मी परेशान, सब लोग परेशान हुए। इनकम टैक्स ने फिर दबाव डाला, उन्हें 30,000 रुपये भी निकाल लिए। तो अब आपकी केसीसी जमा वगैरह हो पाई नहीं, कुछ नहीं हो पाई, सब बंद पड़ा। जब से खाद ही लेते हैं, केस जमा कर देते हैं थोड़े 2-5 हज़ार रुपये, उसके बाद खाद लेके नहीं, बस खेती बाड़ी कर रहे हैं। 2.5 बीघा जमीन है, मतलब खाद भी कुछ भी नहीं मिलता सही समय पे, और फीस वगैरह भी नहीं भर पाते बच्चों की। इस पूरे मामले में इनकम टैक्स मामलों के वकील विमल तारण का कहना है कि ये कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि एक बड़ी गड़बड़ी का हिस्सा है। विमल तारण के अनुसार कई ऐसे रैकेट पिछले कई सालों से एक्टिव हैं, जो अवैध लेन देन के लिए गरीबों के खातों का दुरुपयोग करते हैं। जब सीज हो गया तो इनकम टैक्स का जब नोटिस उसके पास आया तो घबरा गया, सख्ते में आ गया और वो बहुत टेंशन में था। लड़के के साथ भोपाल पहुंचा, कमिश्नर क्या मिला तो उन्होंने कहा भाई तुम्हारे पास 94 करोड़ रुपए तुम्हारे टैक्स बन रहा है, मैंने फैसला किया है। तो कह लगे साहब मेरा कोई ऐसा काम ही नहीं है। वकील के माध्यम से मिला, भोपाल में किसी वकील को ले गया हुआ, तो वहाँ वो मिले, फिर उन्होंने जांच करवाई तो वाकई वो एक टपरे में रहता है, सब्जी बेचता है। और उन्हें बैंक से स्टेटमेंट मांगा तो बैंक वालों ने स्टेटमेंट में बहुत सारी एंट्री नहीं होंगी क्योंकि मैनुअल अकाउंट चलते थे उस समय बैंक में। अभी 2-3 साल से जरूर कंप्यूटराइज हुआ है। नोटबंदी के पहले तक कोऑपरेटिव बैंक में मैनुअल खाते होते थे। तो अब जो बैंक वालों ने जो भी किया हो उसमें मैं कुछ नहीं बता सकता, बैंक वाले ही बता सकते। 94 करोड़ रुपए के नोटिस ने हल्के राम से उनका चैन, उनका अधिकार और उनकी उम्मीदें छीन ली। अब सवाल है कि क्या कभी सिस्टम अपनी गलती मानेगा या फिर हल्के राम जैसे लोग यूं ही इंसाफ के इंतजार में दर दर भटकते रहेंगे। खाता होल्ड करने से उसका जीवन चक्र पूरी तरह से रुक गया है। ना तो वो सरकारी योजनाओं का लाभ ले पा रहा है, ना ही बच्चों की अच्छी तरह से परवरिश कर पा रहा है। सवाल यह है सिस्टम की ये चूक से आखिर किसान की परेशानी कब हल होगी। कैमरामैन राहुल के साथ नवेद खान, एनडीटीवी। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार अपनी ही पार्टी के नेताओं के निशाने पर है। रायपुर से बीजेपी सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं, तो छात्र बैंक एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने सरकार के खैरागढ़ विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति के फैसले पर ही सवाल उठा दिए। देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ सरकार के फैसले के खिलाफ ये नारेबाजी इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ के गेट के बाहर की जा रही है। विरोध विश्वविद्यालय के नए कुलपति के रूप में हाल ही में प्रोफेसर लवली शर्मा की नियुक्ति को लेकर किया जा रहा है। विरोध करने वाले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के ही प्रतिनिधि हैं। शुरू में उन्होंने ग्वालियर में रहते हुए बहुत सारे भ्रष्ट कार्य किए हैं अपने परिवारजनों को फायदा पहुंचाने का, और सबसे बड़ा गंभीर आरोप तो ये रहा है कि वे छात्रा बहनों के साथ भी जो कृत्य उन्होंने किया है, मुझे बोलते हुए भी अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि वो खुद महिला है। उसके बाद भी ऐसी भ्रष्ट महिला को अपने छत्तीसगढ़ के एकमात्र संस्कृति से रिलेटेड विश्वविद्यालय में स्थापना देना ये बहुत ही दुर्भाग्य है, जिसके विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने एक दिन पूर्व एक ज्ञापन भी दिया था और एक धरना प्रदर्शन भी किया था। और उसी के विरोध में कल रात भर आज सवेरे तक विद्यार्थी परिषद ने एक धरना प्रदर्शन किया है। 15 महीने की विष्णुदेव साय सरकार पर पहली बार किसी अपने ने सवाल नहीं उठाए हैं। विधानसभा सत्र में अपने ही विधायकों के सवालों से घिरती रही सरकार अब बीजेपी नेताओं के सवालों के घेरे में भी है। रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने 1 महीने में साय सरकार को 2 पत्र लिखे। पहले पत्र में बर्खास्त शिक्षकों का मामला उठाया, 2900 बीएड डिग्रीधारी शिक्षकों पर निर्णय की मांग की। दूसरे पत्र में रायपुर में बढ़ते अपराध का मामला उठाया, रायपुर शहर में पुलिस बल बढ़ाने की मांग की। राज्यसभा सांसद देवेंद्र प्रताप सिंह 1 साल से रायपुर में सरकारी बंगले की मांग कर रहे हैं। बंगला नहीं मिला तो एक तैयार बंगले में प्रवेश किया। ये बंगला एसएसपी कार्यालय के लिए तैयार हुआ था। देखिए, सबसे पहले तो इस बात की इस खूबसूरती की तारीफ होनी चाहिए कि भूपेश की सरकार नहीं है, कांग्रेस की सरकार नहीं है कि जब जयसिंह अग्रवाल अपने कलेक्टर के भ्रष्टाचार के आरोप में पत्र लिखते हैं तो बजाय अपने मंत्री का साथ देने के भ्रष्टाचार अधिकारियों को बढ़ावा देते थे। ये वो समय नहीं है भूपेश बघेल जी के जब टीएस सिंहदेव जी जैसे वरिष्ठ नेता को अपने काम न होने का अपने पद से इस्तीफा देना पड़ गया। ये विष्णुदेव साय जी की सरकार, ये भाजपा की सरकार है जिसमें आंतरिक लोकतंत्र है। और एक बात मुझे बताएं, सांसद महोदय 35 साल तक यहाँ विधायक रहे, मंत्री रहे, अभी सांसद है। अपने लोगों की चिंता में अगर अपने ही सरकार को किसी अच्छी चीज़ के लिए पत्र लिखते हैं तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए। सरकार के निर्णय और कार्यशैली पर उठ रहे सवालों के बीच कांग्रेस ने राज्य की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। देखिए, 1.25 साल में ही
विष्णुदेव साय सरकार पूरी तरीके से फेल साबित हो गई है। राज्य की कानून व्यवस्था को लेके, राज्य की प्रशासनिक असफलता को लेके कांग्रेस पार्टी लगातार आवाज़ उठाती रही है। अब तो भारतीय जनता पार्टी के ही जो नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी की जो विंग है, वो सरकार के निर्णयों के खिलाफ आवाज़ उठा रही है। राज्य के वरिष्ठ सांसद जो इसी सरकार में मंत्री रहे बृजमोहन अग्रवाल जी ने राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है। इससे ज़्यादा दुर्भाग्यजनक क्या हो सकता है। एक पार्षद जो राजधानी रायपुर का है, वो अपने वार्ड में लगातार सट्टा, दारू, शराब बिकने की शिकायत स्वयं आज सोशल मीडिया में, फेसबुक में किया है। ABVP जो भारतीय जनता पार्टी और RSS का प्रमुख छात्र इकाई है, उसने खैरागढ़ विश्वविद्यालय में कुलपति के खिलाफ, जो वहाँ पे भ्रष्टाचार में लिप्त महिला को कुलपति बनाया गया, उसने वहाँ पे आंदोलन कर दिया है। और राज्य की प्रशासनिक विफलता का आलम यह है कि सांसद SP कार्यालय के लिए आवंटित बंगले को सांसद महोदय कब्जा कर रहे हैं। मतलब इससे ज़्यादा प्रशासनिक विफलता और क्या हो सकती है। ये स्थिति है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। प्रशासनिक अराजकता फैली हुई है चारों तरफ। छत्तीसगढ़ सरकार की कार्यप्रणाली और निर्णयों पर अपनों ही द्वारा उठाए जा रहे सवाल भाजपा की आंतरिक लोकतांत्रिक व्यवस्था है या फिर अपनों की नाराजगी के बाद उठी चिंगारी, यह अब भी बड़ा सवाल बना हुआ है। रायपुर से कैमरा सहयोगी प्रवीण साहू के साथ नीलेश त्रिपाठी, NDTV। रायपुर में गड्ढे में गिरकर बच्चे की मौत के बाद रायपुर नगर निगम नींद से जाग गया है। रायपुर के महापौर मिलिंद चौबे ने 24 घंटे में खुले गड्ढों को चिन्हित कर 7 दिनों में भरने के आदेश दिए हैं। NDTV से बात करते हुए महापौर ने कहा कि वे खुद निरीक्षण करके जमीनी हकीकत जानेंगे। नगर निगम की कार्यशैली पर कई सारे सवाल उठे। बीते दिनों 2 घटनाएं हुई जिसमें गड्ढे ओपन थे, 3 बच्चे एक गड्ढे में गिरे जिसमें एक की मौत हो गई और एक गड्ढा ऐसा था जो सड़क के बीच में था और उसमें एक मासूम गिरा लेकिन बचा लिया गया। उसको लेकर नगर निगम के महापौर मीनल चौबे ने कई सारे निर्देश दिए। वो हमारे साथ उनसे बात करें। देखिए, घटना बहुत ही दुर्भाग्यजनक है। इस प्रकार की घटना होनी नहीं चाहिए। और सुनने में यहाँ तक आया है कि पिछले 5 महीने से वो गड्ढा था और बाकायदा ये जोन की जिम्मेदारी बनती है कि जहाँ पे भी गड्ढे हों उसमें इस प्रकार की घटना ना हो, इसको वो सुनिश्चित करें और जिम्मेदारी लें। घटना के बाद अगर प्रशासन जाग रहा है तो ये ठीक नहीं है। हमारी तैयारी पूर्व से होनी चाहिए। तुरंत ही हमने सारे जोनों में जोन कमिश्नर को ये निर्देशित किया है कि 24 घंटे के अंतर उनके जोनों के अंतर्गत जितने भी वार्ड आते हैं सभी वार्डों में वे सर्वेक्षण करें और जहां भी इस प्रकार का गड्ढा है उसकी सूची मुख्यालय में दें। और मुख्यालय को निर्देशित किया गया है कि 1 हफ्ते के अंदर इस प्रकार के सारे जो सेप्टिक टैंक के लिए गड्ढे खोदे गए हैं और वो खुले पड़े हैं उनमें तुरंत हम उसको ढक्कन से उसको ढकवाएंगे। हमको प्रदेश सरकार पैसा देती है, केंद्र की सरकार भी पैसा देती है। उस फंड से हम तुरंत 1 हफ्ते के अंदर उस कार्रवाई को सुनिश्चित करेंगे और बाकायदा इसके लिए हमने अधिकारियों को भी जिम्मेदारी दे दी है। अगर मान लीजिए 1 हफ्ते के अंदर अगर इस तरीके की कार्रवाई नहीं होती है और कहीं पे खाली पड़ता है, वो संज्ञान में आता है, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? देखिए, हम अधिकारी को जिम्मेदारी सुनिश्चित कर रहे हैं कि 1 हफ्ते के अंदर उनको काम करवाना है और हम पहले से ही नकारात्मक नहीं सोचेंगे, ये काम होगा। मतलब आपको पूरा कॉन्फिडेंस? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे कॉन्फिडेंस है और मैं पॉजिटिव सकारात्मक राजनीति करती हूँ और मुझे विश्वास है कि हम 1 हफ्ते 8 दिन में जरूर ये काम कर लेंगे। आप भी क्या ऐसा औचक निरीक्षण करके, ताकि अब नई आप महापौर? देखिए, मेरा लगातार जब से मैं महापौर, मुझे लगभग 1 महीने महापौर बने हुए हैं, तो मैं वार्डों में जा ही रही हूँ और कई जगह इस प्रकार की स्थिति दिखती है। जहाँ तक मैं पहुँच पा रही हूँ, कई जगह मुझे इस प्रकार की स्थिति दिखती है, वहाँ मैं तुरंत अधिकारियों को निर्देशित भी करती हूँ कि इस प्रकार के गड्ढे रहने नहीं चाहिए। और उनको भी समझ में नहीं आ रहा है कि वो किस मत से, किस फंड से काम करें, मगर कहीं ना कहीं ये लापरवाही है। अगर 6 महीने से वो गड्ढा हुआ है, किस मद से वो वहाँ पर काम हो रहा था, क्या काम हो रहा था, किसके प्रस्ताव पर काम हो रहा था, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी। और ये एक जनप्रतिनिधि की भी जिम्मेदारी बनती है कि अगर वार्ड में कहीं कोई काम हो रहा है तो उसकी वो लगातार सतत मॉनिटरिंग करे ताकि इस प्रकार की घटनाएं ना हो और भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। इसके लिए हमारा पूरा प्रयास रहेगा। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ रायपुर के महापौर मीनल चौबे। उन्होंने साफ कहा है कि इस तरीके जो घटना हुई जहाँ पे गड्ढे हैं उसको लेकर 1 हफ्ते में उन्हें भर दिया जाएगा और अगर नहीं होगा तो वो औचक निरीक्षण करके और जो जिम्मेदार अधिकारी उनके ऊपर कार्रवाई भी करेंगे। रायपुर से कैमरा पर्सन प्रवीण साहू के साथ जुल्फिकार अली, NDTV। ग्वालियर में बुधवार को अजीब मामला सामने आया। दुल्हा दुल्हन और बारातियों ने थाने में हंगामा कर दिया। विवाद डीजे जब्त करने का था, लेकिन दुल्हा दुल्हन शादी छोड़कर थाने जा पहुंचे। देखिए रिपोर्ट।
शादी का मंडप सजा था। दुल्हन बारात आने का इंतजार कर रही थी, लेकिन ये क्या, दूल्हा और बाराती दुल्हन के घर आने की बजाय थाने जा पहुंचे। बारात थाने पहुंची तो पीछे पीछे दुल्हन भी पहुंच गई। उसके बाद ग्वालियर के थाटेपुर थाने में जमकर हंगामा भी हुआ। ग्वालियर के थाटेपुर थाने के सामने से बारात निकल रही थी। बारात के पीछे एक बड़ा डीजे भी था, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया। जब पुलिस ने डीजे जब्त किया तो बारातियों ने विरोध किया। आरोप है कि पुलिस ने दूल्हे को थाने में बैठा लिया। दूल्हे को थाने में बैठाने की खबर लगी तो दूल्हे के आने का इंतजार कर रही दुल्हन फूलों से सजी कार में बैठकर थाने जा पहुंची। थाने की सीढ़ियों पर बैठकर जोर जोर से रोने लगी। स्थिति बिगड़ती देख पुलिस ने दूल्हा दुल्हन और बारातियों को समझाकर मामला शांत करवाया। थाने के सामने से एक दूल्हा दुल्हन की बारात वापस जा रही थी अपने घर की ओर, तो उनके पीछे पीछे एक डीजे का वाहन जा रहा था। हालांकि डीजे बज नहीं रहा था, लेकिन उसका जो मॉडिफिकेशन था वो काफ़ी ज़्यादा बाहर था बॉडी से, और जिसकी वजह से यातायात अवरुद्ध हो रहा था। इसी डीजे को चूंकि वो बारात के साथ आया था, तो बारात के दूल्हा दुल्हन और अन्य लोग थाने पर आए थे कि भाई डीजे को छोड़ दीजिए, लेकिन हमने कहा कि हम इसे कार्रवाई के बाद ही छोड़ पाएंगे, और बारात को हमने सकुशल और समझाइश देकर रवाना किया गया। पुलिस के समझाने पर थाने में बारातियों का हंगामा खत्म हो गया। पुलिस ने दूल्हा दुल्हन को थाने से रवाना किया और जब्त किए डीजे पर यातायात नियमों के उल्लंघन के तहत कार्रवाई की। ग्वालियर से एनडीटीवी के लिए देव श्रीमाली की रिपोर्ट। दिल्ली विश्वविद्यालय के लक्ष्मीबाई कॉलेज में क्लासरूम में को गोबर से लीपने के मामले में दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष रौनक खत्री भी कूद पड़े हैं। रौनक खत्री लक्ष्मीबाई कॉलेज पहुंचे और प्रिंसिपल प्रत्युष वत्सला के कार्यालय में जाकर दीवारों पर गोबर लगाकर विरोध दर्ज कराया। रौनक खत्री का कहना था कि प्रिंसिपल ने छात्राओं से बिना पूछे क्लासरूम में दीवारों पर गोबर लगाने का काम किया, जो गलत है। उन्होंने कहा कि अगर मैडम दीवारों पर गोबर मिट्टी का लेप लगाकर उन्हें ठंडा करने का संदेश देना चाहती है तो इस पहल को उनके ऑफिस से अपनाना चाहिए और अपने ऑफिस में लगे एसी और पंखे उतारकर क्लासरूम में गोबर के लेप लगवाने चाहिए। अपनी बात से मुकरिए मत, दुनिया के सामने सर्वजगित हो चुका है। वीसी साहब ने भी ये स्टेटमेंट दी है कि आप अपने जो है घर को लिपने, बहुत अच्छी बात है, क्यों नहीं है? तो बच्चे के एब्सेंस के बिना ही क्लासरूम में गोबर लगाया गया, बच्चे तो नहीं थे वहाँ पे मौजूद। क्यों नहीं हूँ मैं कॉलेज का, मैं डुस्सू का प्रेसिडेंट हूँ, हमारी कुछ जिम्मेदारी। क्यों नहीं आएंगे, क्यों आए हम क्लासरूम में? जो अधिकार स्टूडेंट को है कि उसके मौजूदगी में क्लासरूम में गोबर लगना चाहिए था, क्यों नहीं? वीडियो है सारे, हर उसमें हर प्लेटफॉर्म पे वीडियो है। क्यों नहीं लिखा हुआ? काउडंग लिखा उसमें, और कैसे लिखा जाएगा? अरे मैम, आप अपनी बात से मुकरिए मत, दुनिया के सामने सर्वजगित हो चुका है। वीसी साहब ने भी ये स्टेटमेंट दी है कि आप अपने जो है घर को लिपने का काम कीजिए। पहले आपका परिचय मैडम? प्रोफेसर लता शर्मा, वाइस प्रिंसिपल। सुनिए तो मैडम, जिसने हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मैडम अभी कॉलेज में ही थी, हमारे आने से पहले कहाँ चली गई? वो तो बहुत पहले से एक प्रोग्राम में गई हुई है, अभी एकदम से नहीं गई। अभी गई? अभी नहीं गई है, आपको कैसे हमारे स्टूडेंट बता रहे हैं। 10 बजे से तो मैं ही कॉलेज में हूँ। ऐसा सुनिए तो सही, आप मेरी बात सुनिए। जो प्रयोग उन्होंने छात्रों की क्लासरूम, सुनिए ना, रिसर्च प्रोजेक्ट का ज्ञान मुझे मत दीजिए। आप प्रोजेक्ट लिया है, आपने उससे बात किया? रिसर्च प्रोजेक्ट आप रिसर्च करनी है ना, अगर एक्सपेरिमेंट करना है। वीसी साहब ने भी यही स्टेटमेंट दिया। केबिन में किया नहीं 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 नहीं, आप अपने घर पे कीजिए, आप अपने घर पे कीजिए। देखिए एक मिनट, आप वो रिसर्च अपने घर पे कीजिए। श्वेतांक का है भाई, बुलाओ मनराज, आप श्वेतांक और उनको बुलाइए ना। आप सुनिए तो सही, मैडम के आज रूम में जो रिसर्च उन्होंने करी है, वो रिसर्च यहाँ भी लागू होनी चाहिए। यहाँ क्यों लागू? यहाँ होगी लागू, पूरी तरीके से लागू होगी। बुला लो जिसको बुलाना है, इधर पानी डाल के इसका पूरा बनाओ, पूरा तसले में बना लो। तसले में बनाओ, अच्छा होगा ही। एक ही दिन में साफ हो जाएगा, अभी एक ही दिन में, एक दिन के अंदर गोबर साफ करा देंगे अपने रूम में से। मैं रखा रहूंगा तो साइड में, भाई ऐसे लगाओ, इसने पूरा मुंह लगाओ भाई, मुंह लगाओ ऐसे ऐसे।
मैडम होती तो उनसे बात की जाती, मैडम है ही नहीं। रिसर्च प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट हो रहा है। और कहाँ पे बैठती है मैडम? यहाँ पे कॉन्फ्रेंस होती है और बाकी है। मैडम यहाँ नहीं बैठती। कहाँ बैठती है मैडम? मैडम का रूम ही बता दो। रूम बता दो मैडम, कहाँ बैठती है मैडम? मैडम अपने काम में बिजी रहती है, मैडम ऑफिस में बैठती है। मैडम के वॉशरूम को भी जरा सुगंधित करते हैं, करवाइए। ये आलीशान बाथरूम लक्ष्मीबाई कॉलेज मैडम की प्रिंसिपल का है। बच्चों को यहाँ वॉशरूम की सुविधा ट्रस्ट है, स्टूडेंट वॉशरूम को साफ करेंगे, तो जहाँ टॉयलेट में भी ठंड का काम लेने का हम करेंगे, जो कि रिसर्च है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक और जज की रेप मामले में टिप्पणी पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जजों को ज्यादा सावधान रहना चाहिए। देखिए रिपोर्ट। रेप जैसे मामलों में विवादित टिप्पणी को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट के निशाने पर है। रेप मामले में हाई कोर्ट की एक और टिप्पणी पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी आपत्ति जताई है। जस्टिस BR गवई ने सुनवाई के दौरान कहा कि जजों को अधिक सावधान रहना चाहिए। आरोपी को जमानत देना जजों का विशेषाधिकार है, लेकिन ऐसी टिप्पणी क्यों कर रहे हैं? हम हर पहलू पर गौर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन दी, जो कि सेम हाई कोर्ट की है, इलाहाबाद हाई कोर्ट की है, जो पिछले ही हफ्ते इलाहाबाद हाई कोर्ट ने किसी दूसरे केस में ऐसी इनएप्रोप्रिएट ऑब्जर्वेशन जाहिर करी, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कंसर्न जताया है और ये भी कहा है दैट जस्टिस शुड नॉट बी डन बट शुड बी सीन टू बी डन, विच वाज वेरी राइटली स्टेटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। हम इसमें जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन अलायंस और मदर की तरफ से पेश हो रहे हैं, मदर ऑफ द विक्टिम, और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरा इंश्योर कर रहे हैं कि मदर और विक्टिम की सेफ्टी और सिक्योरिटी इंश्योर रहे। दरअसल इस फैसले में हाईकोर्ट ने बलात्कार के एक आरोपी को जमानत देते हुए कहा था कि महिला ने खुद मुसीबत मोल ली है और वह इसके लिए खुद जिम्मेदार है। इस दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि न्याय न केवल किया जाना चाहिए बल्कि ऐसा दिखना भी चाहिए कि न्याय हो रहा है। एक आम आदमी यह समझेगा कि जज कानूनी बारीकियों से वाकिफ नहीं है। इससे पहले नाबालिग के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर स्वतः संज्ञान लिया था और हाई कोर्ट के 17 मार्च के फैसले के विवादित हिस्सों पर रोक लगाते हुए इसे अमानवीय बताया था। फैसले में हाई कोर्ट ने कहा था कि नाबालिग के नाजुक अंगों को पकड़ना, पाजामे का नाड़ा खोलना और पुलिया के नीचे खींचना रेप या रेप का प्रयास नहीं है। हाई कोर्ट ने आरोपियों पर हल्की धाराओं के तहत मामला चलाने को कहा था। देश भर में इस फैसले के खिलाफ आवाजें उठी और सुप्रीम कोर्ट को इस पर दखल देना पड़ा। एक के बाद एक विवादित टिप्पणियों से सुप्रीम कोर्ट परेशान हो चुका है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट कई बार हाई कोर्ट और निचली अदालतों को नसीहत दे चुका है कि ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर खुद भी संवेदनशील होना चाहिए, लेकिन बार बार इस तरह की टिप्पणियां सामने आ रही हैं। जाहिर है सुप्रीम कोर्ट की चिंता ये भी है कि उसकी नसीहत और उसके आदेश सिर्फ कागजों तक सीमित हो गए हैं। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट 4 हफ्ते के बाद इस मामले की सुनवाई करेगा। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, NDTV इंडिया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।